MEIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you Wheatstone bridge. Wheatstone bridge क्या होता है? देखिए, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है व्हीटस्टोन। उन्होंने 5 प्रतिरोधों की एक जटिल संरचना प्रस्तुत की है और वो जटिल संरचना ऐसी है कि अगर उसमें हम व्हीटस्टोन सेतु को ना पढ़ें तो हम किरचॉफ का लॉ लगाकर भी वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट निकाल नहीं पाएंगे। जैसे कि एक संरचना इन्होंने बताई है कि एक वर्ग लिया जाए या चतुर्भुज ये लिया जाए और चतुर्भुज की इन 4 भुजाओं पर 4 रेजिस्टेंस लगा दिए जाएं RS। अब इसके 2 डायगोनल हुए, एक ये विकर्ण हुआ ABCD, एक विकर्ण हुआ AC। इन्होंने बताया अगर इस विकर्ण से हम एक सेल को कनेक्ट कर दें, इसको मैंने सेल को कनेक्ट कर दिया, और जो दूसरा विकर्ण है इससे एक गैल्वेनोमीटर सहित 5वां रेजिस्टेंस हम कोई ऐड कर दे रहे हैं PQRS ले चुके, इसको क्या ले लें T। ठीक, तो यदि हम यहाँ पर व्हीटस्टोन संरचना को नहीं समझेंगे, अगर व्हीटस्टोन सेट को मैंने नहीं समझा हुआ है तो इस रेजिस्टेंस में कितना करंट जाएगा इसको निकालना मुश्किल है, चाहे हम किरचॉफ लॉ क्यों ना यूज कर लें, क्योंकि ये रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर कोई उचित कॉम्बिनेशन ही नहीं बना रहा है। ठीक, तो इस आधार पर व्हीटस्टोन ने एक संरचना प्रस्तुत की है और उस संरचना में इन्होंने जो कुछ बताया है उस बेस पर हम इसमें जाने वाली वैद्युत धारा या इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो अब ये व्हीटस्टोन संरचना है क्या, इसको पहले तो आप पढ़ेंगे व्हीटस्टोन संरचना, फिर पढ़ेंगे व्हीटस्टोन संतुलित संरचना। तो व्हीटस्टोन संरचना क्या है यहीं से देख लीजिए कि व्हीटस्टोन के अनुसार एक वर्गाकार कोई भी सर्किट है, एक वर्गाकार सर्किट है जिसकी चारों भुजाओं पर 4 प्रतिरोध लिए जाएं और उसके एक विकर्ण से एक सेल को जोड़ दिया जाए तथा दूसरे विकर्ण से गैल्वेनोमीटर सहित एक 5वें रेजिस्टेंस T को जोड़ दिया जाए। तो यदि इनकी संगत भुजाओं पर जो रेजिस्टेंस है इनका रेशियो इक्वल रहे, तो यदि इनकी संगत भुजाओं पर जो रेजिस्टेंस है इनका रेशियो इक्वल आ जाए तो ये जो BD विकर्ण पर रेजिस्टेंस है इसमें धारा का प्रवाह ही नहीं होता, अर्थात गैल्वेनोमीटर शून्य बताता है। गैल्वेनोमीटर नापता है वैद्युत धारा के प्रेजेंस को, उपस्थित को, तो गैल्वेनोमीटर शून्य बताएगा। तो जब यहाँ पर वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा इस अवस्था को हम कहते हैं संतुलित व्हीटस्टोन की अवस्था। संतुलित व्हीटस्टोन सेट की अवस्था इसको हम कहते हैं। तो इसमें 2 चीजें क्या लाती हैं, एक तो व्हीटस्टोन सेट की संरचना क्या है और दूसरे इसमें व्हीटस्टोन सेट की संतुलित अवस्था हम किसे कहते हैं। तो जब ये संतुलित अवस्था आ जाएगी, ये रेशियो इक्वल हो जाएगा, तब हम सब कुछ निकाल पाएंगे, हम रेजिस्टेंस यहाँ का आसानी से निकाल पाएंगे, क्योंकि अब इस वाले रेजिस्टेंस को हमको इन्वॉल्व ही नहीं करना है। तो रेजिस्टेंस बचा एक PQ और एक RS। तो PQ का हम सीरीज कॉम्बिनेशन में निकाल लेंगे और RS का नीचे सीरीज कॉम्बिनेशन में निकाल लेंगे, फिर दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकाल लेंगे, बस टोटल रेजिस्टेंस भी निकाल आएगा और सभी में से जाने वाला करंट भी निकल आएगा। ठीक है, तो अब इसका डेरिवेशन भी होता है कि ये संरचना आई कहाँ से, ये रूल आया कहाँ से। ये देखिए यदि यहाँ सेल से I करंट जा रहा है, मान लीजिए इधर जा रहा है करंट I1, तो इधर उसका जो शेष बचा होगा करंट I2। यहाँ से I आया यहाँ तक, अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया I 2 भागों में, I1 और I2। तो यदि ये संतुलित व्हीटस्टोन सेट की संरचना है अर्थात गैल्वेनोमीटर 0 वोल्ट बता रहा है तो इसमें तो करंट जाएगा नहीं, ये वाला करंट इधर चला आएगा यहाँ I1, ये वाला करंट यहाँ से होता हुआ इधर चला आएगा I2, फिर दोनों इस जंक्शन पर जुड़ जाएंगे और इधर फिर करंट कितना आएगा I आएगा। तो अब अगर हम इस बंद पास में किरचॉफ से, आपको यहाँ से पहले जो है लेना है बंद पास ABD और किरचॉफ का दूसरा नियम यहाँ पर लगाना है बंद पास ABD, ये वाला बंद पास लीजिए और ये संतुलित अवस्था है तो इसमें करंट नहीं जा रहा है, इस रेजिस्टेंस को काउंट आपको नहीं करना है, इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है, करंट केवल इसमें जा रहा है और इसमें जा रहा है। तो यहाँ से किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो आ जाएगा P और I
और I1। अब यहाँ से आइए, ऐसे करंट इसमें नहीं जा रहा, लेकिन ये बंद पास आपको लेना होगा कि परिपथ बंधा हुआ है। तो जब ऐसे आप आएंगे, इसमें कोई करंट नहीं है, ये रेजिस्टेंस नहीं लिया जाएगा, और ऐसे जब आएंगे यहाँ पर तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा और ये करंट हो जाएगा, लेकिन कैसा होगा, माइनस का, I2S हो जाएगा। और इस बंद पास में सेल क्या जुड़े हैं, एक भी नहीं, तो 0 हो गया। यहाँ से अगर आप निकालते हैं तो आ जाएगा PI1 इक्वल टू SI2, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब बंद पास इसमें आ जाइए, दूसरे वाले में बंद पास BCD, वैसे लास्ट में फिर से A लिख लिया जाता है, ऐसे BCD में इस बंद पास में आ जाइए, चाहे जो राउंड आप कर लीजिए, इस प्रकार से राउंड कर ले रहे हैं। तो यहाँ से अगर शुरू करें तो Q में कितनी धारा जाएगी, I1 जाएगी। जब यहाँ पर आएंगे तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा, ये हो जाएगा I2R इक्वल टू 0, उसमें से एक भी नहीं जुड़ा है तो आपके द्वितीय नियमानुसार, तो ये हो जाएगा QI1 इक्वल टू RI2, इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को भाग कर दीजिए, समीकरण 1 व 2 को भाग करने पर, तो यहाँ पर भाग करेंगे PI1 बटे QI1, लेफ्ट साइड से भाग होगा QI1, राइट साइड से भाग होगा SI2 अपॉन RI2। देखो I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, तो कंडीशन आ रही है P अपॉन Q इक्वल टू S अपॉन R, P अपॉन Q अपॉन S अपॉन R। हमने बताया कि चाहे आप ये रेशियो निकाल लीजिए P अपॉन Q और S अपॉन R, चाहे P बाई S निकाल लो, Q अपॉन R निकालो। देखो इसी को हम चेंज कर सकते हैं, अगर आप S को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो Q यहाँ पर आ जाएगा, अर्थात ये भी रिलेशन हो सकता है P बाई S इक्वल टू Q अपॉन R। तो जनरली हम लोग यही चेक करते हैं P अपॉन S इक्वल टू Q अपॉन R। तो कहने का मतलब है संतुलित अवस्था में आप ये डेरिवेट करेंगे, संतुलित व्हीटस्टोन क्षेत्र की अवस्था में संतुलित व्हीटस्टोन क्षेत्र की अवस्था में इसमें करंट नहीं जाएगा, तो हम कंडीशन कौन सी डेरिवेट करेंगे, ये वाली की। अगर ये कंडीशन आ जाए तो हम कह देंगे व्हीटस्टोन क्षेत्र संतुलित है, या हम कहते हैं व्हीटस्टोन क्षेत्र संतुलित है, तो इसका मतलब ये कंडीशन आनी चाहिए, दोनों तरफ से अप्लाई होगा। अगर किसी क्वेश्चन में ये रेशियो इक्वल आ रहा हो तो इसका मतलब हुआ कि व्हीटस्टोन क्षेत्र संतुलित है, अर्थात इसमें करंट नहीं जा रहा है। या हम कहते हैं कि ये संतुलित व्हीटस्टोन क्षेत्र है पहले ही, तो इसका मतलब ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। दोनों तरफ से क्वेश्चन लगेंगे न्यूमेरिकल, अगर लिख देंगे संतुलित व्हीटस्टोन क्षेत्र है तो हम ये कंडीशन अप्लाई कर लेंगे, ठीक। अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है तो हम कह देंगे कि ये संतुलित व्हीटस्टोन क्षेत्र है, और जो संतुलित व्हीटस्टोन क्षेत्र होगा तो ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ से निकाला नहीं जाएगा। अब देखिए इसमें स्टेप बाय स्टेप आप क्या क्या करेंगे। सबसे पहले तो व्हीटस्टोन संरचना क्या है। वैज्ञानिक व्हीटस्टोन में एक चतुर्भुज पर 4 प्रतिरोधों को ऐड कर तथा उसके एक विकर्ण पर एक सेल को और दूसरे विकर्ण पर एक गैल्वेनोमीटर सहित 5वें विकर्ण को जोड़कर एक संरचना प्रस्तुत की, इसे व्हीटस्टोन क्षेत्र की संरचना कहते हैं। इस संरचना में यदि बी और डी विकर्ण पर जुड़े हुए गैल्वेनोमीटर में धारा का प्रवाह न हो तो यह संरचना संतुलित व्हीटस्टोन क्षेत्र की अवस्था कहलाती है, और इस कंडीशन में T रेजिस्टेंस जो है ये प्रभावहीन रहता है, अर्थात इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। तो संतुलित व्हीटस्टोन क्षेत्र की अवस्था में हम इसमें किरचॉफ का नियम लगा देंगे और इसमें किरचॉफ का नियम लगा देंगे, तो हमारा सूत्र निगमन होकर के ये आ जाएगा कि यदि संतुलित व्हीटस्टोन क्षेत्र की संरचना है तो हमको चेक कैसे करें। केवल हम ये रेशियो निकाल लें, इक्वल आ जाए तो हम कह देंगे कि ये संतुलित व्हीटस्टोन क्षेत्र की संरचना है। इतना आपको इसमें करना है बस। देखिए अब अगर व्हीटस्टोन क्षेत्र संतुलित है तो इस अवस्था में तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा, इसका टोटल रेजिस्टेंस। तो देखिए जब संतुलित अवस्था है तो इनमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। अच्छा एक पॉइंट और आ सकता है, ये भी कह सकते हैं कि ये संतुलित व्हीटस्टोन क्षेत्र है, या कह सकते हैं बी और डी पर विभव बराबर है।
अगर ये दिया हो कि बी और डी पर विभव बराबर बराबर है तब भी समझ लीजिए कि संतुलित विद्युत सेट की अवस्था है, क्योंकि अगर विभव बराबर होते हैं तो वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। वैद्युत धारा का प्रवाह सदैव होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ठीक है, तो जब तक यहाँ पर दोनों विभव उच्च और निम्न कोई नहीं होगा, समान विभव पर होंगे, तब तक वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ये कहीं दिया हो कि VB बराबर VD, अर्थात यहाँ पर B पर विभव और D पर विभव बराबर है, तो इसका मतलब भी यही समझ लेना कि हुई ट्रिप्टोन सेट क्या है, संतुलित है और इसमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। तो देखिए यदि VB बराबर है VD, ठीक है, तो इसका मतलब है गैल्वेनोमीटर में धारा का प्रवाह नहीं होगा। अतः जी में हम 60 में लिख रहे हैं, गैल्वेनोमीटर में वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। वह यह संतुलित व्हीटस्टोन क्षेत्र की संरचना होगी। व्हीटस्टोन क्षेत्र की संरचना होगी या अवस्था होगी। हो गया है। मैं कहा यदि VB बराबर VD हो जाए तो यहाँ पर कर लीजिए, तो G में गैल्वेनोमीटर में वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। यह से संतुलित व्हीटस्टोन क्षेत्र की अवस्था है। ठीक है, अब जब संतुलित व्हीटस्टोन क्षेत्र की अवस्था है तो T प्रतिरोध क्या हो गया, प्रभावहीन हो गया। अतः T प्रतिरोध प्रभावहीन होगा। ठीक, तो अब हम टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इनको श्रेणी क्रम में अगर हम निकालेंगे तो R डैश बराबर क्या आ जाएगा, P प्लस Q आ जाएगा ना। नीचे इनका हम श्रेणी क्रम में निकालेंगे तो R डबल डैश बराबर क्या आ जाएगा, R प्लस S हो जाएगा। अब ये R डैश और R डबल डैश किस कॉम्बिनेशन में है, समांतर क्रम में, तो 1/R डबल यहाँ पर लिख लेंगे हम R डैश व R डबल डैश समांतर क्रम में है, तो हो जाएगा 1/R ट्रिपल डैश, इसको हम लिख ले रहे हैं बराबर क्या लिखोगे, 1/R डैश 1/R डबल डैश। R डैश की वैल्यू कितनी है, P प्लस Q, और यहाँ पर कितना है, R प्लस S। 1/R ट्रिपल डैश इक्वल टू LCM क्या हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए बस, P प्लस Q और दूसरे ब्रैकेट में इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा R प्लस S, और इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा P प्लस Q। अब R डबल डैश निकालना है, यही तो लास्ट रेजिस्टेंस है आपका, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा क्या, P प्लस Q R प्लस S अपॉन P प्लस Q प्लस R प्लस S। अब अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस इसमें निकालना हो व्हीटस्टोन सेट में, तो आप चाहें तो ये सब कुछ ना करें, डायरेक्ट ये फार्मूला लगा दें। कैसे, देखो P प्लस Q एक ब्रैकेट में, अर्थात इसका और इसका रेजिस्टेंस एक ब्रैकेट में प्लस कर लीजिए, और इनका रेजिस्टेंस एक ब्रैकेट में प्लस कर लीजिए। ठीक, दोनों को क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई। समझ पा रहे हैं, डायरेक्ट रेजिस्टेंस निकालिए, वहां ये नहीं 2-4 स्टेप लिखिए। अगर संतुलित व्हीटस्टोन सेट है तो इनका रेजिस्टेंस प्लस कर लीजिए, जितना भी हो, ये PQ हो गए, और इनका प्लस कर लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे चारों को जोड़ दीजिए, बस हो जाएगा, है ना, बहुत इजी हो जाएगा रेजिस्टेंस निकालना। तो ये वहां पर लिख लीजिए। नेक्स्ट हेडलाइन आपकी होगी मीटर सेतु, मीटर ब्रिज। देखिए, एक सबसे पहले एक उपकरण बना पोस्ट ऑफिस बॉक्स। तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स के द्वारा किसी भी उसका रेजिस्टेंस ज्ञात किया जाता था, किसी भी टुकड़े का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता था। पोस्ट ऑफिस बॉक्स आप अपनी प्रयोगशाला में देखने को पाएंगे, टीचर से कहिए उसको दिखाएं, उसके बारे में समझाएंगे। ठीक, अब उसके बाद दूसरा उपकरण बना मीटर सेतु। मीटर सेतु जो है ये भी किसी टुकड़े का प्रतिरोध ज्ञात करने का यंत्र है, और यह पोस्ट ऑफिस बॉक्स से भी अच्छा उपकरण है, अर्थात सुग्राही है, बहुत ही स्पष्ट रेजिस्टेंस उसका निकाल करके देता है। तो हम कहें मीटर सेतु क्या है, तो कहोगे मीटर सेतु किसी भी टुकड़े का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए एक सुग्राही यंत्र है।
ठीक है। मीटर सेट किसी भी टुकड़े का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए एक सुग्राही यंत्र है। और इससे पहले कौन सा उपकरण था? पोस्ट ऑफिस बॉक्स, उससे भी रेजिस्टेंस ज्ञात करते थे, लेकिन ये उसकी अपेक्षा सुग्राही, सुग्राही का मतलब उससे भी ज्यादा अच्छा मान ये निकाल के देगा। अब ये किस सिद्धांत पर काम करता है, ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर में। तो ये जो है व्हिटस्टोन सेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। मीटर सेट व्हिटस्टोन सेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बाद बात आती है इसकी संरचना क्या है। तो संरचना मैं बनाते जा रहा हूँ और लिखते जा रहा हूँ, उसके बाद आपको अभी बताना है कि लिखोगे क्या। देखिए, इसमें 1 मीटर लंबा एक तार AC होता है जो कि मैग्नीन अथवा कॉन्स्टेंटन का बना होता है। मैग्नीन, एक नाम याद कर लीजिए अगर 2 नहीं याद कर सकते, मैग्नीन अथवा कॉन्स्टेंटन का बना होता है। इसका अपना रेजिस्टेंस होता है, इस तार का प्रतिरोध है कुछ ना कुछ। इसमें 1 मीटर लंबा एक तार AC होता है जो मैग्नेट अथवा कॉन्स्टेंटन का बना होता है। इसके एक सिरे पर L आकार की, इनके 2 सिरे A और C पर L आकार की 2 पट्टियां लगी होती हैं जो कि तांबे की बनी होती है। इनके दोनों सिरे A और C पर 2 पट्टियां लगी होती हैं जो कि तांबे की बनी होती हैं। इन दोनों पट्टियों के खुले सिरों के बीच एक तीसरी पट्टी लगी होती है जिस पर एक संबंधक पेज या संयोजक पेज B लगा होता है। ठीक, L आकार की दोनों पट्टियों के 2 खुले स्थानों में से एक में एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ देते हैं, जिसमें विभिन्न ओम के कई प्रतिरोध जुड़े रहते हैं तथा दूसरे खुले सिरे में वह प्रतिरोधक तार जोड़ा जाता है जिसका रेजिस्टेंस हमको ज्ञात करना होता है। ठीक है, तार AC को एक सेल के द्वारा जोड़ देते हैं, एक इसमें की लगा देते हैं कुंजी ऑन ऑफ करने के लिए, और एक धारा नियंत्रक जोड़ दिया जाता है। धारा नियंत्रक जो कि करंट को कम ज्यादा जिसके द्वारा किया जा सके, इसको कहते हैं धारा नियंत्रक। बीच वाली पट्टी B से होते हुए एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ा जाता है। ये गैल्वेनोमीटर को अधिक सुग्राही बनाने के लिए कि जिससे कि इसका प्रतिरोध अगर है कुछ भी तो और कम हो जाए। जैसे इसको वैद्युत धारा नापना है तो अगर इसमें खुद में ही रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस क्या करता है, वैद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, तो फिर ये धारा क्या नापेगा, है ना। जिसमें खुद अवगुण होंगे वो दूसरे को गुणों को कैसे देखेगा। तो इसमें अगर रेजिस्टेंस खुद होगा तो ये धारा क्या अच्छा नापेगा, सुग्राही नहीं होगा। तो इसको और सुग्राही बनाने के लिए इसके समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध जोड़ देते हैं जिसको हम शंट कहते हैं। शंट एक छोटा प्रतिरोध होता है जो कि समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और समांतर क्रम में जोड़ देने से प्रतिरोध घट जाता है। ये भी पढ़ के आए हो, जैसे 1/r होता है ना वहाँ पर डेरिवेशन, 1/r = 1/r2 1/r3 ऐसे होता है। तो उसमें अगर प्रतिरोध समांतर क्रम में बढ़ाते जाओगे तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर S जोड़ोगे तो इसका जो प्रतिरोध होगा भी पहले से वो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब इसके आगे एक जॉकी जुड़ा होता है J। जॉकी क्या होता है, एक तार पर स्लिप करने वाला तार होता है। जॉकी J होता है जो कि तार पर स्लिप करने वाली एक की टाइप की होगी, ऐसे फंसी रहती है तार पर, उसको जहां चाहो आगे पीछे खिसका सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी पूरी संरचना व्हिटस्टोन सेट की हो जाती है। एक बार मैं समझा रहा हूँ, फिर अभी आप लोग बताएं क्या लिखोगे इसमें अगर लिखने को कहें। सुनिए, इसमें मैग्नेट अथवा कॉन्स्टेंटन का बना हुआ एक तार AC होता है जिसकी लंबाई 1 मीटर होती है। A और C पर L आकार की 2 पट्टियां लगी होती हैं जो कि तांबे की बनी होती है। L आकार की पट्टियों के खुले सिरों के बीच में एक तीसरी पट्टी जुड़ी होती है जिस पर एक संयोजक पेच B लगा होता है। इस पेच B से एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ देते हैं जिसके साथ एक बहुत कम प्रतिरोध का शंट S जोड़ देते हैं। ठीक है, शंट होता ही बहुत कम प्रतिरोध का है। गैल्वेनोमीटर से होते हुए एक जॉकी J को तार AC पर जोड़ देते हैं जो कि AC तार पर आगे पीछे खिसकाया जा सकता है।
संबंधक पेच या संयोजक पेच डी के दोनों तरफ दो खुले स्थान होते हैं। बाएं खुले स्थान पर एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ दिया जाता है, रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसमें बहुत से छोटे छोटे प्रतिरोध लगे होते हैं, जिनको हम निकाल कर यहाँ पर कोई भी प्रतिरोध अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखो प्रतिरोध बॉक्स एक बड़ा सा बक्सा होता है, तो उसमें बहुत से रेजिस्टेंस लगे होते हैं, सब पर लिखा होता है 2 ओम 3 ओम 4 ओम। तो यहाँ 4 ओम अगर अप्लाई करना है रेजिस्टेंस, तो 4 ओम वाली की निकाल लीजिए, की बाहर निकाल लोगे 4 ओम की, तो यहाँ पर 4 ओम अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको 5 ओम चाहिए तो 4 ओम निकाल चुके हो, 1 ओम और निकाल लो, 5 ओम अप्लाई हो जाएगा। तो एक प्रतिरोध बॉक्स लगा होता है जिसमें विभिन्न प्रतिरोध होते हैं, जिनको हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दाएं तरफ खुले स्थान पर एक अज्ञात प्रतिरोध S लगा होता है, जिसका हमको प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। एसी तार के दोनों पत्तियों को आप लिख सकते हैं, एल आकार की दोनों पत्तियों को एक सेल से जोड़ देते हैं तथा इसमें एक की और एक धारा नियंत्रक RF, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस, लगा देते हैं। ये इसकी पूरी संरचना हो जाती है।